यहाँ पे ये बात पहुँच जाती है स्कूल के प्रिंसिपल के पास कि मिस्टर ली ने एक फ़ीमेल स्टूडेंट को बंदी बना के रखा था। पर मिस्टर ली चिल्ला चिल्ला के फिर भी कहने लग जाते हैं कि हॉन्जू को हमें हॉस्पिटल से लाना होगा, उसे क्वारंटीन में रखना होगा, वो बहुत खतरनाक हो सकती है। वो प्रिंसिपल को ये भी कहता है कि मेरा बेटा गायब हो गया और स्कूल की रेपुटेशन खराब ना हो, इस वजह से आपने मुझे इस बारे में चुप रहने को भी कहा था। प्रिंसिपल कहने लग जाता है अभी ये सारी बातों को छोड़ो और कोई भी पुलिस को कॉल नहीं करेगा क्योंकि उससे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। पर तभी मिस पार्क कहती हैं कि वो ऑलरेडी पुलिस को कांटेक्ट कर चुकी हैं। जैसे ही मिस्टर ली ऑफिस से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, इतने में ही पुलिस अंदर आ जाता है। पुलिस ऑफिसर मिस्टर ली को देखकर कुछ ऐसा बोलते हैं कि जैसे वो मिस्टर ली को पहले से जानते हैं। इसके बाद मिस्टर ली को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, उनसे पूछताछ होती है। उनके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद पता चलता है कि मिस्टर ली तो एक जीनियस रहे हैं। उन्होंने यूएस से अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की और यहाँ तक कि वो तो एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में रिसर्चर भी थे। पुलिस बोलने लगता है कि इतनी अच्छी डिग्री के साथ तुम तो कॉलेज प्रोफेसर बन सकते थे, फिर तुम स्कूल प्रोफेसर क्यों बने। मिस्टर ली फिर भी अपने बात पे अड़े होते हैं कि हॉन्जू को हमें हॉस्पिटल से लाना ही होगा। तभी पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये क्राइम है कि तुमने अपनी एक स्टूडेंट को बंदी बनाकर रखा था। मिस्टर ली कहने लगते हैं अगर स्कूल प्रोफेसर की जगह में एक कॉलेज प्रोफेसर होता, एक रेप्यूटेटेड लॉयर होता या फिर एक रिपोर्टर होता तो तुम मुझसे ज़्यादा तमीज़ से बात करते हैं ना। पुलिस वाला कहने लग जाता है कि तुम हमेशा ऐसे ही हो, तुम सारी चीज़ें दुनिया पे ब्लेम करते हो। मुझे याद है जब तुम अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेन लिखाने आए थे, तुमने ये कहा था कि इस दुनिया ने मेरे बेटे को खा दिया। पर असली बात तो ये है कि तुमने अपने बेटे को खुद मारा है और रिपोर्ट इसलिए करा दी कि तुम पे कोई भी शक ना जाए। मिस्टर ली कहने लगता है कि मुझे कोई भी परवाह नहीं है, कोई भी मरे या कोई भी जिंदा रहे। पर तभी हम फ्लैशबैक पे जाते हैं और हमें दिखता है कि मिस्टर ली रिकॉर्डिंग करते हुए कह रहे हैं कि मैंने एक रिसर्च शुरू की जिसमें मैंने बिल्ली और चूहों को एक साथ रखा। उनमें से कुछ चूहे डर के मारे कोने में छुप गए, पर कुछ चूहे इस डर से परेशान होके बिल्ली के साथ जाके लड़ने लग गए अपनी जान को बचाने के लिए। और तब मुझे पता चला उनमें जब ऐसी एक्टिविटी होती है तो उनमें कोई लिक्विड होता है जो कि रिलीज होने लगता है। मैंने उसी लिक्विड को निकाला उन चूहों में से और जैसे कि मेरा बेटा वीक था और बुली हुआ करता था, मैंने उस पर ये इंजेक्शन लगा दिया। पर जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा बेटा एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ तक कि उसने अपनी माँ को काट लिया और उसकी माँ भी इस चीज़ से इन्फेक्ट हो गई। मैंने दोनों को ही बेहोशी की दवाई देकर सुला रखा है, पर अब वो जल्द ही उठ जाएंगे और कि मेरा बेटा अब सच में मर चुका है। हम जब प्रेजेंट में आते हैं पर मिस्टर ली पुलिस को अपने इस रिसर्च के बारे में कुछ भी नहीं बताता है और पुलिस वाले फिर से क्वेश्चन आंसर करने लगते हैं। यहाँ पे सारे टीचर्स प्रिंसिपल के ऑफिस में आते हैं और प्रिंसिपल को अभी भी अपने स्कूल की रेपुटेशन की पड़ी होती है, उनको स्टूडेंट्स की पड़ी ही नहीं होती है। बस मिस पार्क उनके खिलाफ जाकर उस ऑफिस से बाहर निकल जाती है ये कह के कि मुझे स्टूडेंट्स को बचाना ही होगा। वो जब बाहर निकलती है तो देखती है कि कुछ स्टूडेंट जो कि ज़ॉम्बी बन चुके हैं वो दूसरे स्टूडेंट को काट रहे हैं। वो उसे रोकने जाती है पर उसका मुंह देखकर वो खुद भी डर जाती है। भागते भागते उन्हें एक सेफ क्लासरूम मिलती है और वो वहाँ पे रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ मेस में जहाँ पे ऑन्जू पे ज़ॉम्बी अटैक करने ही वाला था कि इतने में चॉनसंग वहाँ पे आ जाता है और उसे बचा लेता है। पर ऑन्जू अभी भी इन सारी चीज़ों से बहुत शॉक में होती है, उसका दिमाग स्टेबल नहीं होता है, पर जॉनसन उसकी बहुत हेल्प कर रहा होता है। इतने में ही मेस के पाइप्स फट जाते हैं और पूरे मेस में पानी लीक होने लग जाता है। सब लोग बचने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं। तभी जॉनसन को एक विंडो दिखाई देती है जहाँ पे वो ऑन्जू को जैसे तैसे करके लेकर जाता है और फाइनली दोनों मेस से बाहर आ जाते हैं। पर जब वो बाहर आकर देखते हैं तो सारे के सारे स्टूडेंट्स इन्फेक्ट हो चुके होते हैं। तभी उनके सामने से एक ट्रक आ रही होती है और हम देख पाते हैं कि उस ट्रक का ड्राइवर भी ज़ॉम्बी बन चुका है। वो ट्रक टकरा जाती है और रुक जाती है। उस ट्रक पे चॉनसंग खुद चढ़ जाता है और ऑन्जू को भी चढ़ा लेता है और जैसे तैसे करके स्कूल में फिर से एंट्री लेता है। पर जैसे ही वो एंट्री लेता है उसके सामने और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हो जाते हैं। जॉनसन गिर जाता है, उस पर ज़ॉम्बी अटैक करने ही वाला होता है कि ऑन्जू फायर एक्सटिंग्विशर निकाल कर सब पे वो चला देती है और जैसे तैसे करके वो लोग अपनी क्लासरूम में पहुंचते हैं जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स अभी भी सेफ हैं। इतने में दोबारा से दरवाजा खटखटाता है कोई और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई वाइट कलर का आदमी खड़ा है। वो और कोई नहीं बल्कि इनका क्लासमेट होता है देसू और वो कहता है किसी पागल आदमी ने मेरे ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर कर दिया था और वो और कोई नहीं ऑन्जू ही होती है। वहीं दूसरी तरफ जो यॉक भी नामरा को लेकर भागता है और देखता है कि स्कूल की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, सारे लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए हैं। वो भी जैसे तैसे करके उसी सेम क्लासरूम में आता है और अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल भी इन्फेक्टेड नहीं होते।
जॉनसंग बोलने लग जाता है, मुझे पता है क्या है ये ट्रेन टू बुसान है, यानी ये सारे लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। कुछ लोगों को उसकी बातें बहुत स्टूपिड लगती है, पर अब उन्हें कैसे ना कैसे करके कोई रास्ता निकालना होगा ताकि वो यहाँ से बच के जा सकें। तभी वो लोग सब लोगों के बैग्स में सेलफोन ढूंढने लग जाते हैं। उन्हें फाइनली एक सेलफोन मिल जाता है, पर उसमें पासवर्ड होता है। तभी जब जॉनसंग खिड़की पे देखता है तो ये उसी लड़की का फ़ोन होता है जो खिड़की पे ज़ॉम्बी बनी खड़ी होती है। जॉनसंग उसके पास ले जाता है फ़ोन और सोचता है कि फेस आईडी से ये अनलॉक हो जाएगा, पर वो अनलॉक हो ही नहीं रहा होता है क्योंकि अब तो वो ज़ॉम्बी बन चुकी है, उसका फेस बिल्कुल अलग दिख रहा है। तभी ऑन्जू कहती है कि इमरजेंसी कॉल करने के लिए तुम्हें फ़ोन अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है, और इसके बाद वो लोग पुलिस हेल्प सेंटर में कॉल करते हैं। जॉनसन बोलने लग जाता है कि हमारे स्कूल में ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो गया है और आप प्लीज़ हम लोगों को बचाने आ जाओ। पर पुलिस ऑफिसर को ये बात बहुत ही बचकानी लग रही होती है। वो कहता तो है हम हेल्प करने आएंगे, पर जैसे ही वो फ़ोन रखता है वो बोलने लगता है कि ये बच्चे पक्का हमें उल्लू बना रहे हैं, ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आएंगे। कि तभी दूसरा ऑफिसर आता है और वो कहने लगता है कि मुझे भी दूसरे स्टूडेंट का कॉल आया था कि याले स्कूल में ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं। इतने में ही एक और कॉल आता है जो कि हॉस्पिटल से होता है, उसी हॉस्पिटल से जहाँ पे योंजू गई है। वहाँ से भी रिपोर्ट आने लगती है कि एक लड़की इंसानों को कच्चा चबा रही है, और ऐसे धीरे धीरे करके पूरे कॉल सेंटर में ऐसी खबरों की कंप्लेन आने लग जाती है। पुलिस वालों को अब थोड़ा यकीन होने लग जाता है कि वो लोग सच कह रहे हैं। और तभी हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहाँ पे योंजू का एमआरआई किया जाता है, पर अचानक से वो बहुत बुरी वाली ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है। वो यहाँ तक कि एक वर्कर को काट भी लेती है। वो वर्कर बाहर दौड़ती है हेल्प के लिए, और फिर हमें योंजू दिखाई देती है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। यहाँ हम दोबारा से क्लासरूम में पहुँचते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है कि पुलिस वाले उनकी हेल्प करने आएंगे, तो योंजू से फ़ोन ले लेती है और वो फायर डिपार्टमेंट में कॉल करती है क्योंकि उसके पापा वहाँ काम करते हैं। पर वो अपने पापा से बात नहीं कर पाती क्योंकि बहुत सारे फायर फाइटर्स वहाँ काम करते हैं और हर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास नहीं है। अंजू तभी झूठ बोलती है कि हमारे क्लासरूम में और हमारे स्कूल में बहुत बुरी आग लग चुकी है, तो आप लोग जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। और उसकी ये झूठी खबर का असर हो भी जाता है। उसके पापा के साथ बहुत सारे फायर फाइटर्स उनके स्कूल में आने के लिए निकल पड़ते हैं और वो वहाँ फाइनली पहुँच भी जाते हैं। इधर पे उनके क्लासरूम में उनके एक टीचर घुस जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि जल्द से जल्द इन सारे दरवाजों पे चेयर वगैरह रख के इन्हें ब्लॉक करना शुरू कर दो। स्टूडेंट्स वैसे ही करते हैं कि अंजू को दिखाई देता है कि उनके हाथ में कट है। वो बार बार मना करते हैं कि मेरे हाथ में कोई कट नहीं है, मेरे को नहीं काटा ज़ॉम्बीज़ ने, मैं कन्वर्ट नहीं हूँगा। पर तभी धीरे धीरे वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। वो जाके उन्हीं की एक क्लासमेट मिंजी को काट लेते हैं जो कि देसू की गर्लफ्रेंड होती है। वो देसू की तरफ आंसू भरी आंखों से कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। पर अब बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि अब वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगती है और दूसरों पे अटैक करने वाली होती है कि देजू उसे पकड़ लेता है। अब इन सारे लोगों को इस क्लासरूम से बाहर निकलना ही पड़ेगा, पर कैसे, क्योंकि बाहर तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। तो लड़के सारी खिड़कियां निकाल कर एक बांध सा बना लेते हैं और ज़ॉम्बीज़ को पीछे धकेलने लगते हैं और लड़कियां भी उनकी हेल्प कर रही होती है। तभी देजू पीछे से सबसे बड़ा दरवाज़ा लेकर आता है और वो भी उनकी हेल्प करने लग जाता है। फाइनली वो लोग दूसरे मंजिले पे पहुंच पाते हैं कि तभी जूयॉक बोलता है कि तुम सारे लोग साइंस लैब पे जाओ। पर साइंस लैब में सारे स्टूडेंट ज़ॉम्बी से घिर जाते हैं। जैसे तैसे करके वो लोग साइंस लैब में घुस तो जाते हैं, पर ज़ॉम्बीज़ खिड़की से उन पर अटैक करने लगते हैं। तो वो लोग खिड़की पे चेयर्स वगैरह घुसाने लगते हैं। इतने में ही अंजू पूछने लगती है कि जूयॉक कहाँ है। जॉनसन कहता है वो मेरे ही पीछे आ रहा था, पर पता नहीं उसके बाद वो कहाँ गया। यहाँ पे सबको लगने लगता है कि जूयॉक भी शायद अब ज़ॉम्बी बन चुका है। ये सुन अंजू बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। अंजू की दोस्त ईसैक जॉनसन के पास आती है और कहती है कि तू जाके उसको मनाना। वो जूयॉक की बात सुन के बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जॉनसन कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा रहा, तुझे जाना है तो तू चली जा। ईसैक जाके फिर अंजू को मनाने लग जाती है, उसको अच्छा फील कराने की कोशिश करती है कि अंजू को तभी एहसास होता है कि ईसैक के हाथ बहुत ही ज़्यादा ठंडे और धीरे धीरे ईसैक के नाक से खून भी निकलने लगता है। इसका मतलब वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उसको ज़ॉम्बी ने पैर में काट लिया था। अंजू को तो यकीन ही नहीं होता कि अब उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसको छोड़ के चली जाएगी। ईसैक के नाक से खून निकल रहा होता है जो इंडिकेशन होता है कि वो जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगी, पर अंजू खुद को रोक ही नहीं पा रही होती है। वो बार बार जाके अपनी दोस्त को हक करने लगती है। वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहती। अंजू की आंखें नम होती हैं, पर तभी जॉनसन उसको खींच लेता है। वो फिर भी जिद कर रही होती है ईसैक के पास जाने की कि ईसैक पूरी तरह से ज़ॉम्बी अब बन चुकी होती है। वो जॉनसन पे अटैक करने वाली होती है। जॉनसन हट जाता है और वो खिड़की से बाहर गिर जाती है, पर वो फिर भी उसका हाथ पकड़ लेती है उसको सेव करने के लिए। अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसा देख के उसे वो सारे पल याद आ रहे होते हैं कि
कैसे उसकी ई सेक्स से दोस्ती हुई थी। वो साथ में मज़े किया करते थे, शॉपिंग करने जाया करते थे, स्कूल के बाद बंक किया करते थे और वो बस अपनी दोस्त को छोड़ना नहीं चाह रही होती है। तभी जॉन संग एक टेबल पकड़ता है, उसको नीचे धकेलने लगता है और अंजू की आंखों के सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड नीचे गिर के मर जाती है। इससे अंजू बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि तभी उन्हें अनाउंसमेंट सुनाई देती है जो कि उनकी इंग्लिश टीचर मिस पार्क कर रही होती है कि जो भी बच्चे जहाँ पे भी हो प्लीज़ सेव रहना और हम जल्दी ही दोबारा से मिलेंगे। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह पे छुपे हुए हैं। यहाँ पे जॉनसन कहता है कि हम हमेशा के लिए यहाँ पे तो रह नहीं सकते, तो जो बाहर पे रस्सी है हमें उसे अंदर लाना होगा और उससे हम लोग दूसरी क्लासरूम में चले जाएंगे जो कि सेफ है। वो हाथों से उस रस्सी को चुपचाप पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है पर उसके हाथ नहीं पहुंच रहे होते हैं। तभी वो साइंस लैब के अंदर जाता है और एक स्टैचू का हाथ उखाड़ लेता है और उससे जैसे तैसे करके वो रस्सी को अंदर ले ही आता है। फिर वो लोग उस पे पैर फंसाने के लिए गांठें बनाने लगते हैं और चोंगसन कहता है पहले मैं जाऊंगा, पर उसकी नज़र फिर पड़ती है अंजू पे जो कि शॉक में बैठी होती है। उसको देखकर वो अपना दिमाग चेंज कर लेता है और ग्योनजू को कहता है कि तू पहले जा। ग्योनजू जैसे तैसे करके एक खिड़की के पास पहुंचता है, देखता है कि उस खिड़की के अंदर तो मिस पार्क है। मिस पार्क उसे उस रूम के अंदर खींच लेती है और फिर ग्योनसू सबको बोलता है कि याली क्लासरूम में मिस पार्क है, तुम सारे लोग नीचे आ जाओ, ये बिल्कुल सेफ है। और फिर धीरे धीरे करके एक एक लोग उस स्टूडेंट रूम पे आ जाते हैं और अब सिर्फ बचती है अंजू जो कि अभी भी शॉक में होती है। पर ज़ॉम्बी जल्द ही उस क्लासरूम में अटैक करने ही वाले होते हैं कि चॉनसंग उसके पास जाता है और कहने लगता है कि अभी तुझे सारी चीज़ें समझनी होगी, होश में आ। अंजू कहने लगती है अब कोई भी नहीं बचा जिसको मैं पसंद करती हूँ। चॉनसंग तभी कहने लग जाता है बहुत सारे लोग हैं जो तुझे पसंद करते हैं जैसे तेरे पापा। और वो इस टाइम पे भी बता नहीं पा रहा होता है कि वो अंजू को कितना पसंद करता है। उसको जैसे तैसे करके अंजू को मनाकर नीचे जाने को कहता है कि तभी उस क्लासरूम में ज़ॉम्बीज अटैक कर लेते हैं। वो देख रहा होता है कि जल्द से जल्द अंजू सेफली उस क्लासरूम में पहुंच जाए और जैसे ही वो पहुंचती है इतने में ही चॉनसंग पे सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं और वो ज़ॉम्बीज के साथ उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। ये सारी चीज़ें वो स्टूडेंट्स देखते हैं जो कि ऑलरेडी बच चुके हैं और मिस पार्क के साथ दूसरी क्लासरूम में हैं। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है कि चॉनसंग सच में दूसरों को बचाते बचाते खुद मर चुका है या वो बच गया है। अगर आपको जानना है तो जल्दी से नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर ये ड्रामा अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।